नमस्कार। फाइनेंस की दुनिया में हम सब का स्वागत है। देखिए, कई लोगों को ये विषय थोड़ा डरावना सा लगता है ना? पर सच कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इसे मिलकर एकदम आसान बनाने वाले हैं और इसके लिए हम मेरे गुरु प्रोफेसर मैनकीफ के उसी शानदार फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसने सच में लाखों लोगों के लिए इसे समझना आसान बना दिया है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल एकदम बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आप यकीन मानिए हर फाइनेंशियल फैसले की जड़ में होता है। सवाल ये है कि क्या आज के 100 रुपए और ठीक 1 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए, क्या इनकी वैल्यू बराबर है? इसी सवाल का जवाब समझिए फाइनेंस की दुनिया का पहला दरवाजा खोलता है। और यहीं पर हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल काम आता है, जिसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसे ना पैसे के लिए टाइम मशीन जैसा समझिए। ये हमें बताता है कि भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज की तारीख में क्या कीमत है, ताकि हम सही सही तुलना कर सकें, भले ही पैसे अलग अलग समय पर मिल रहे हों। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं तो मजा आएगा। मिलिए अमाया से। उसका एक बड़ा सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे भविष्य में एक तय रकम चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे आज राइट नाउ कितने पैसे बचाने की शुरुआत करनी होगी। और ये देखिए, ये है असली जादू। अमाया को आज पूरे $20,000 नहीं चाहिए, उसे तो बस $14,700 से थोड़ा ज्यादा चाहिए। मतलब वो कम से शुरू कर सकती है और बाकी का काम उसके पैसे को करने दे सकती है। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। अब ये जो कमाल हो रहा है वो होता है कंपाउंडिंग की वजह से। ये समय के साथ दौलत बनाने का असली इंजन है। ये वो ताकत है जहां आपका पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ी गेंद बन जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? ये सिर्फ कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। ये असल जिंदगी में बेहतर फैसले लेने के बारे में है। चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हो या बस अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा हो। ठीक है, तो अब हमने समय के साथ पैसे की बदलती कीमत को तो समझ लिया। अब चलिए इस कहानी में एक और जरूरी चीज जोड़ते हैं, वो है जोखिम, यानी कि रिस्क। क्योंकि असल दुनिया में कुछ भी 100% पक्का तो होता नहीं है। रिस्क को मैनेज करने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि हम इंसान इसके बारे में महसूस कैसा करते हैं। और एक बात बताऊं, हमारा दिमाग हमेशा एकदम लॉजिकल तरीके से काम नहीं करता, खासकर जब बात पैसे की हो। जरा सोचिए कि सड़क पर 1,000 रुपए का नोट मिल जाए। अच्छा लगता है ना? अब सोचिए कि वही 1,000 रुपए जेब से गिर जाएं। ज्यादातर लोगों के लिए कुछ खोने का जो दर्द होता है वो उतना ही पाने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है। इकोनॉमिस्ट इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हर अगला रुपया आपको पहले वाले से थोड़ी कम खुशी देता है। और यही वजह है कि हम सब कुदरती तौर पर रिस्क से बचते हैं। हम जो जीत सकते हैं उससे कहीं ज्यादा उस चीज से डरते हैं जो हम खो सकते हैं। और क्योंकि हम रिस्क से इतनी नफरत करते हैं, इसलिए हमने इसका सामना करने के लिए इंश्योरेंस जैसे शानदार टूल्स बनाए हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक बड़े ग्रुप में सब लोग मिलकर एक संभावित आर्थिक झटके को आपस में बांट लेते हैं, ताकि किसी एक इंसान पर सारा बोझ न आ पड़े। हाँ, पर इंश्योरेंस भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके साथ न इंसानी फितरत से जुड़ी दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली, कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है वही सबसे पहले भागकर इंश्योरेंस खरीदते हैं। इसे एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। और दूसरी दिक्कत कि एक बार इंश्योरेंस हो गया तो लोग सोचते हैं अरे अब क्या चिंता, और थोड़े से ये कह सकते हैं लापरवाह हो जाते हैं। इसे मॉरल हैजार्ड कहते हैं। रिस्क को संभालने का एक और बहुत पावरफुल तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। ये निवेश की दुनिया का एकता में बल है वाला सिद्धांत है। मतलब सारा पैसा एक जगह लगाने के बजाय उसे कई अलग अलग जगहों पर फैला देना। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। आप एक कंपनी के डूबने का रिस्क तो कम कर सकते हैं, पर पूरी मार्केट के गिरने का जो रिस्क है वो तो हमेशा बना रहता है। इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार में इन्वेस्ट करने के खेल में बने रहने की एंट्री फीस है। और ये हमें फाइनेंस के एक ऐसे सुनहरे नियम पर लाता है जिससे कोई नहीं बच सकता। वो ये है कि अगर बड़े इनाम चाहिए तो बड़े रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहना होगा। यहाँ कोई फ्री लंच नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, हमने समय और रिस्क
दोनों को समझ लिया है। अब चलिए इन दोनों जबरदस्त टूल्स का इस्तेमाल करके फिनेंस के शायद सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी चीज की असली कीमत, उसका असली मूल्य क्या है? देखिए, एक निवेशक का काम ना एक जासूस की तरह होता है। उसे मार्केट में चल रही कीमत की तुलना उस चीज की असली छिपी हुई कीमत से करनी होती है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उन चीजों को ढूंढना जो अपनी असली कीमत से कम दाम पर बिक रही हैं। और ऐसा करने का जो सबसे मेन तरीका है, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब है कि सिर्फ शेयर प्राइस को देखकर फैसला नहीं लेना, बल्कि कंपनी के अंदर झांककर देखना, उसकी सेहत को समझना और ये अंदाजा लगाना कि उसका भविष्य कैसा हो सकता है। असल में इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक से भविष्य में जो भी पैसा मिलने की उम्मीद है, चाहे वो डिविडेंड हो या फिर उसे बेचने पर मिलने वाली कीमत, उन सबको लेकर हमारी टाइम मशीन यानी प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में डालना और ये पता लगाना कि उन सब की आज की कुल कीमत क्या है। और यहीं पर असली चुनौती आती है। किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन करना एक तरह से भविष्य देखने जैसा है। ये एक अनजान भविष्य के बारे में एक पढ़ा लिखा समझदारी भरा अनुमान लगाने की कोशिश है, और जाहिर है अनुमान तो गलत भी हो सकते हैं। यही अनिश्चितता हमें हमारे आखिरी हिस्से और शायद फाइनेंस के सबसे ज्यादा बहस वाले आइडिया की तरफ ले जाती है। एक ऐसा आइडिया जो कई लोगों को परेशान करता है पर है बहुत दिलचस्प। ये है द एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस। नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर आइडिया सिंपल है। ये कहता है कि शेयर मार्केट जानकारी को प्रोसेस करने में इतना ज़्यादा तेज़ और कुशल है कि असल में सस्ते या अंडरवैल्यूड स्टॉक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट को सब कुछ पहले से पता होता है। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों के लिए अगला बड़ा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करना और मार्केट को हराने की कोशिश करना एक तरह से समय की बर्बादी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर मार्केट सच में इतना स्मार्ट है, अगर उसे पहले से ही सब कुछ पता है, तो फिर ये जो स्टॉक चुनने का पूरा खेल है, क्या ये बस किस्मत आजमाने जैसा नहीं है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर एक आम निवेशक के लिए सबसे सही, सबसे समझदारी वाली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।